दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 71 बरस पहले संसद के भीतर में जब चुनाव आयोग को लेकर चर्चा हो रही थी तो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो या फिर विपक्ष में बैठे हुए लोग हो, सभी का एक ही मत था कि चुनाव आयोग के जरिए भारत के नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार मिला है उसको नियम पूर्वक पालन किया जाएगा। इस देश के भीतर में जन प्रतिनिधित्व कानून के जरिए जनता ही लोकतंत्र की रखवाली करेगी। कोई भी सत्ता तानाशाह हो नहीं सकती। 5 बरस के भीतर जनता के पास यह ताकत होगी, वो चाहे तो उसे उखाड़ फेंके। और संविधान सभा के भीतर जब संविधान के आर्टिकल 324 324 को लेकर चर्चा हो रही थी तो लगभग 150 से ज्यादा सदस्यों ने खुले तौर पर इस पर सहमति जताई थी कि चुनाव आयोग की भूमिका कैसे कितनी महत्वपूर्ण है और इसे एक संवैधानिक पद के तौर पर इसलिए देखा गया कि सत्ता इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। और मौजूदा वक्त में भारत के भीतर भी सिर्फ 4 ही ऐसे संस्थान हैं जहां पर बैठे हुए शख्स को हटाने की स्थिति में कभी भी सत्ता नहीं आ सकती है। या तो राष्ट्रपति को उसमें दखल देनी होती है या फिर लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के भीतर 2/3 बहुमत से यह साबित करना पड़ता है कि उस शख्स को क्यों हटाया जा रहा है, उसने क्या मिसबिहेवियर किया है या फिर वह जिस पद पर बैठा है उस पद पर बैठने के वो लायक क्यों नहीं है। और इन 4 संवैधानिक संस्थानों में अव्वल नंबर पर अगर सुप्रीम कोर्ट है तो दूसरे नंबर पर चुनाव आयोग है, तीसरे नंबर पर सीएजी है, चौथे नंबर पर यूपीएससी है। इसके किसी भी सदस्य को आप यूं ही नहीं हटा सकते हैं। लेकिन महज 71 बरस की उम्र पूरी होते होते अगर आज यह सवाल खड़ा हो जाए कि चुनाव आयोग ही कटघरे में है तो आप क्या कहेंगे। यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है और यह पहली बार सवाल उठा भी नहीं है। अगर पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो कई उदाहरण आपके सामने आएंगे। लेकिन आज इस बात को लेकर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि संवैधानिक संस्थान अगर सत्तानुकूल हो जाए, संवैधानिक संस्थान अगर एक तरफा निर्णय लेने लगे, संवैधानिक संस्थान अगर इस देश के वोटर नागरिक उनके हकों की रक्षा नहीं कर पाए और संवैधानिक संस्थानों को संभाले हुए व्यक्ति इस आस और उम्मीद में सत्ता के साथ खड़े नजर आए कि कल उन्हें कुछ उसकी सुविधा मिल जाएगी या आने वाले वक्त में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, तो सोचिए लोकतंत्र खतरे में है या संविधान की धज्जियां उड़ रही है या फिर जो जन प्रतिनिधित्व कानून है वह कहीं बचा नहीं है। ये सारे सवाल क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और आज के दिन दोपहर 12 बजे से ममता बनर्जी महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठी नजर आएंगी। कोलकाता में महात्मा गांधी की प्रतिमा, कोलकाता ही महात्मा गांधी पहुंचे थे जब देश को आज़ादी मिली थी और महात्मा गांधी ने ही देश की आज़ादी को लेकर सिर्फ एक ही शब्द तो कहा था, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण है। इसके जरिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। यह एक लिहाज से गोरी चमड़ी से भूरी चमड़ी की दिशा में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया है। और महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे ममता बनर्जी ऐसे वक्त बैठी है जब उनकी अपनी सत्ता दांव पर लगी है और उस सत्ता को लेकर ही पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनके जिस बयान को कटघरे में खड़ा किया, हमें लगता है आज उसको आपको बताना भी चाहिए, आपको सुनना भी चाहिए, उसके बाद उसकी जिक्र किया जाएगा। दरअसल 6 अप्रैल को ममता बनर्जी ने राय दिघी रैली में 5 लाइन का एक बयान दिया। चुनाव आयोग ने उसके बाद नोटिस भी भेजा। ममता बनर्जी ने नोटिस का जवाब यह कहकर दिया कि हम इस बयान को वापस नहीं लेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली भी हुई और प्रधानमंत्री ने रैली में जिक्र किया कि पता नहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है या नहीं भेजा है, लेकिन अगर हम हिंदुओं का जिक्र करेंगे तो हमें तो नोटिस आ जाएगा और नोटिस तो प्राइम मिनिस्टर को भी आ जाता है। तो ऐसी कौन सी बात थी जो पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त में आप हर रैली में, हर मंच से शब्दों के जरिए, मुहावरों के जरिए और शायद कटाक्ष के जरिए महसूस कर रहे हो। तो उससे पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा था, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वे उन शैतानों की बात ना सुने जिन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं, उनकी बात सुनकर अपने वोट ना बंटने दें। वे हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ाने वाले सांप्रदायिक बयान देते हैं, वह बीजेपी के भेजे दूत हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आप बड़े खतरे में पड़ जाएंगे।
चुनाव आयोग का कहना था 3 स्थितियां इससे बनती हैं। पहली, आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। दूसरी, भड़काऊ बयानों से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। और तीसरी, चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव इससे पड़ेगा। हमें लगता है इन्हीं तीनों बयानों के अक्स तले हम आपको 1950 में जब संसद के भीतर बहस हो रही थी तो उसमें एक बात का जिक्र किया गया था कि जब इस देश में चुनाव होंगे, और यह भी आपको बता दें 1952 का जो पहला चुनाव था उसमें तैयारी के लिए 18 महीने लगे थे, और उस वक्त यह धारणा थी कि एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक वोटर महत्वपूर्ण है और उसे किसी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 71 बरस के बाद बंगाल के चुनाव में जो 4 लोग मारे गए वह किनकी गोलियों से मरे, और उन पर जो भी आरोप लगे हुए हों, लेकिन चुनाव आयोग एक लिहाज से ऐसी भूमिका में होता है जहां पर उसको निष्पक्ष चुनाव भी कराने हैं, और जो भी केंद्रीय बल हो या राज्य की पुलिस हो उसके लिए नियम कायदे भी वही तय करता है। और फिर वोटर के ऊपर गोली चल जाए और गोली चलने के बाद 72 घंटे की रोक, उस इलाके में कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं जा सकता है, यह भी चुनाव आयोग ही कह दे, क्योंकि इसका असर चुनाव पर पड़ जाएगा। ये सारी परिस्थितियां बहुत सारी स्थितियों को नए तरीके से सोचने की दिशा में आपको ले जाएगी। सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कह रहे थे, सवाल यह भी नहीं है कि ममता बनर्जी ने अपने भाषण में क्या कहा। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की अपनी भूमिका क्या है, और खास तौर से तब आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 24 घंटे पहले यह फैसला आया चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आज वो रिटायर हो चुके हैं। यानी अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन उन्होंने यह निर्णय दिया कि ममता बनर्जी 24 घंटे चुनाव प्रचार उस जगह पर नहीं कर सकती है, उस राज्य में नहीं कर सकती है जिस राज्य में उनकी पूरी सत्ता की किस्मत दांव पर लगी हुई है, और वही एकमात्र स्टार प्रचारक है। भारत में हर किसी के लिए आसरा महात्मा गांधी ही होते हैं, तो ममता बनर्जी अपने विरोध को महात्मा गांधी के साथ बैठकर, उनकी छाया में बैठकर जतलाएगी, दिखाएगी जरूर। लेकिन महात्मा गांधी के पास भी जब राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, वह जब उस कॉपी और ड्राफ्ट कॉपी को लेकर पहुंचे थे तो 2 बातों का जिक्र महात्मा गांधी ने किया था। एक किया था कि इसमें गरीबों का जिक्र होना चाहिए, तो उसके बाद नीति निर्देशक तत्व भी निकल कर आए और प्रियम्बल्स में निकल कर आए। और दूसरी बात, इस देश में जनता जब अपने नुमाइंदों को चुनेगी तो उसमें कम से कम ऐसी परिस्थिति विकसित की जाए जिसमें किसी के सामने कोई ऐसी दुविधा ना हो कि वह अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाया गया और संसद में इस पर बहस होती चली गई। लेकिन आज जब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा हम अपने जरिए इस बात को लेकर कर रहे हैं, क्या ये नोटिस जो पश्चिम बंगाल में दिए गए भाषण है, हमने उसकी सांप्रदायिकता और तमाम परिस्थितियों को लेकर जब गिनना शुरू किया तो 16 भाषण ऐसे निकले जो कि सांप्रदायिकता को तूल देते हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की परिस्थितियों में ले जाते हैं और चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की स्थितियों को लाते हैं। 16 भाषण, ये 16 भाषण लगभग 11 लोग यानी दर्जन भर लोगों जरिए दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी के लोग भी हैं, जिसमें टीएमसी के लोग भी हैं। इसमें एक भाषण कांग्रेस का भी है और एक वामपंथी का भी भाषण है, और इसके अलावे एक भाषण बाहर से आए हुए राजनीतिक दल का भी है जो वहां चुनाव लड़ रहा है। लेकिन सवाल इसके आगे का है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अब जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है और चुनाव आयोग के सामने मुश्किल क्या है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो वेतन, सुविधा, पेंशन होती है वह मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके अलावे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको मिलती है। आईएएस लेवल पे जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसकी हायरार्की के हिसाब से उसको चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही बनता है। स्टेट लेवल पे आइएगा तो वहां पर भी जो आईएएस होता है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल का होता है वो बनता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाइएगा तो वही चुनाव आयोग का सदस्य होता है जिसकी रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर हो। यानी बहुत
हाई रैंकिंग है ब्यूरोक्रेटिक वे में, और इनके पास सुविधाएं तमाम दी जाती है। सुविधाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है कि 2013-14 में जब मनमोहन सिंह आखिरी बजट पेश कर रहे थे, उस समय चुनाव आयोग के अपने खर्चे का जो बजट था वह 65 करोड़ था। और पिछले साल जो बजट आया, पिछले साल ना कहें इसी साल फरवरी में जो बजट आया है, उसमें चुनाव आयोग का बजट बढ़ते बढ़ते लगभग 250 करोड़ हो गया है। यानी इलेक्शन कमीशन का विस्तार हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, सुविधाएं बढ़ी हैं, तमाम तरह के अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, 300 से ज़्यादा अधिकारी चुनाव आयोग को संभालते हैं। तो चुनाव आयोग के पास भी टैक्स पेयर के पैसे से ही चलता है चुनाव आयोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। टैक्स देने वाली वही जनता है जो वोट देने जाती है, और वोट देकर गोली खाने वाली भी वही जनता है जिसका पैसा टैक्स के जरिए चुनाव आयोग को संभालना है, या इस देश के भीतर में जो भी अधिकारी है, चाहे वो पुलिस वाला हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसका खर्चा पानी अगर सरकार देती है तो वह जनता के पैसे से ही हो रहा है। लेकिन जनता ही इग्नोर की जा रही है, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वी द पीपुल फॉर द पीपुल कह के क्रिएट किया गया, वही पीपुल गायब हो गया। और इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर सवाल क्या इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों लगातार इस बात की दृष्टि में आया है, चाहे वो सीएजी हो, जहां पर मुर्मू साहब अभी सीएजी के पद पर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, यूपीएससी के चेयरमैन का पद हो, या सुप्रीम कोर्ट की परिस्थिति मिले आई है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र तो इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे वह जब संसद के नॉमिनेटेड व्यक्ति हो गए, उनको नॉमिनेट कर लिया गया पार्लियामेंट में, वह भी 6 महीने के भीतर ही, तो सवाल उठे कि उनके तमाम दिए गए फैसले सत्तानुकूल इसलिए थे कि सत्ता के साथ वो अगर खड़े होंगे तो उन्हें सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो ये जो जाते हुए इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या इनको भी कोई लाभ मिलेगा आने वाले वक्त में? हम इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज ही एक खबर आई, आज ना कहिए कल ही एक खबर आई कि जो बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में जो व्यक्ति थे, जो जज थे, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 लोगों को बरी किया था, उनको उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति हो गई है। ये रिटायर्ड जिला जज हैं सुरेंद्र कुमार यादव। और हमने जब परखना शुरू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में थे या कोर्ट में थे या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे हुए थे इस दौर में, यानी 7 बरस के भीतर में कितने लोग थे जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, सत्ता के द्वारा की गई नियुक्ति है अलग अलग जगहों पर। जी, लगभग 23 लोग ऐसे निकल कर आए जो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चेक एंड बैलेंस करना जिनका काम था। लेकिन सवाल है, जब 2/3 बहुमत संसद के भीतर में किसी सत्ता की हो, राज्यसभा में भी उसकी बहुमत हो, तो फिर नियुक्ति किसी भी रूप में हो, वहां पर विपक्ष की कोई हैसियत होती नहीं है, बचती नहीं है। और ध्यान दीजिए तो तमाम नियुक्तियों में यही हो रहा है। सीएजी एक बेहतरीन उदाहरण है, कैसे वो एलजी थे जम्मू कश्मीर में, उससे पहले कैसे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, उससे पहले वो गुजरात कैडर में कैसे थे, और फिर झटके में वो एक रात में सीएजी कैसे बना दिए गए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सारी चीज ओपन है। शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में इस देश की डेमोक्रेसी का एसिड टेस्ट है। एक ऐसा एसिड टेस्ट जिसके जरिए शायद संविधान को परखना है, जिसके जरिए संवैधानिक पदों को परखना है, जिसके जरिए संविधान में दर्ज आर्टिकल 324 को परखना है, जिसके जरिए इस देश में जनप्रतिनिधित्व कानून को लेकर जितनी भी बहस हुई संसद के भीतर में, हमने उसकी भी कोशिश की निकालने की कि इस देश में जनप्रतिनिधित्व कानून को लेकर जितनी बार हमले हुए, चाहे वो इमरजेंसी का पीरियड क्यों ना हो, उन हमलों के मद्देनजर भी कितनी चर्चा हुई होगी। 1000 से ज्यादा बार इस देश की संसद के भीतर जनप्रतिनिधित्व कानून में जनता के हक को लेकर सत्ता पक्ष से भी आवाज उठी और विपक्ष की तरफ से भी आवाज उठी। और इलेक्शन कमीशन को लेकर यह कोई पहली बार सवाल नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल इसलिए है, एक चुनाव चल रहा है। इससे पहले याद कीजिए 2009 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने अपने इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला एक होते थे, उनको हटाने की गुहार राष्ट्रपति से की। और बीजेपी ने उस समय कहा कि ये नवीन चावला जो है कांग्रेस के करीबी हैं। उस समय हंसराज भारद्वाज हुआ करते थे कानून मंत्री। हंसराज भारद्वाज ने सरकार की तरफ से पल्ला झाड़ा, राष्ट्रपति उस समय प्रतिभा पाटिल थी, उन्होंने पल्ला झाड़ा, और
अगले महीने रिटायर हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे। उसके तुरंत बाद नवीन चावला, जिनको कांग्रेस के करीबी बताया जा रहा था, वह इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। और उन्हीं के नेतृत्व में 2009 के लोकसभा का इलेक्शन हुआ। बड़ा शोर मचाया था बीजेपी ने कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अगर सत्ता के साथ खड़ा होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कांग्रेस के लिए काम कर रहा होगा, तो फिर डेमोक्रेसी बचेगी कहां। वक्त का पहिया घूम गया। 360 डिग्री में सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ पार्टियां बदल गई, लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, स्थितियां और विकट हो गई। और लेकिन ये बिल्कुल चुनाव के बीच में है। और कल जब रिटायर हुए मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके वक्त में उन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले ने उनको एक लिहाज से आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। अब सवाल ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में क्या होगा, क्योंकि एक ताकतवर सत्ता कैसे खुद को हराएगी, यह असंभव सी बात है। सत्ता हमेशा जीतने की लड़ाई लड़ती है, और सत्ता जब पूरे तरीके से अपने को पश्चिम बंगाल के चुनाव में झोंक चुकी हो, देश के गृह मंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, देश के रक्षा मंत्री हों, देश के पेट्रोलियम मंत्री हों, देश के वाणिज्य मंत्री हों, देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो, कोई हो, अगर सब कोई पश्चिम बंगाल की गलियों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहा है और यही देश भी चला रहे हैं, तो फिर देश चलाने के अधीन ही तो सारे संवैधानिक पद हैं। तो फिर कौन सा सवाल हम किससे करें? और इस सवाल को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ सवाल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, वो सेंटर को नोटिस दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं देगा, या सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देना बंद कर दिया है, या फिर इलेक्शन के पीरियड में सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं कूदता है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है पार्लियामेंट से बड़ी कोई चीज होती नहीं है। अब यहां पर सवाल है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो चेक एंड बैलेंस का जो प्रावधान था, उसके पीछे मंशा यही थी, इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब बहुत साफ था कि हर राज्य की एक अपनी ताकत भी होती है, और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पावर सिर्फ लोकसभा चुनाव कराने भर का नहीं है, उसको राज्यसभा के भी चुनाव कराने होते हैं, विधानसभा के चुनाव भी कराने होते हैं, विधान परिषद के भी कराने होते हैं, पंचायत चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है। यानी एक लिहाज से चौखंबा राज जो है वो सब चुनाव आयोग के अधीन होता है। और चुनाव के वक्त सत्ता के ऊपर कोई कानून लागू अगर होता है तो वह चुनाव आयोग का कानून होता है। लेकिन चुनाव आयोग को ही अगर कटघरे में उस दौर की राजनीतिक पार्टियां ये कहकर करने लगे कि आप सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन का मतलब क्या होगा? इन बातों का जिक्र इसलिए भी अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव की शुरुआत हुई और वोटिंग के दिन रैलियों की शुरुआत हुई, उन रैलियों में बोले जाने वाले जो शब्द थे, उन शब्दों का एनालिसिस करते हुए हमने टटोलना शुरू किया, क्या इन शब्दों को लेकर कोई सवाल इससे पहले किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने उठाया है? आपको जानकर हैरत होगी, प्रधानमंत्री का जो भाषण है, गृह मंत्री का जो भाषण है, ममता बनर्जी का जो भाषण है, इन तीन कैरेक्टर को ही ले लीजिए, इन तीनों द्वारा इस्तेमाल किए गए जो शब्द हैं, उन शब्दों पर प्रतिबंध टीएन शेषन ने लगाया था जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उस दौर में राजनीतिक सत्ता चूत चपाड़ करने की स्थिति में भी नहीं थी। यह थी स्थिति टीएन शेषन के वक्त में। इसीलिए टीएन शेषन के चुनाव आयोग को बार बार लोग याद क्यों करते हैं? क्योंकि वह परख नहीं रहे थे कि यह सत्ता में है, यह विपक्ष में है, यह फलां राज्य का मुख्यमंत्री है, यह देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने सबको संविधान की उस कतार में लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर सब कोई बराबर है और चुनाव के बाद जो होगा देख लेंगे। लेकिन चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन को ही तय करना है, और ये इलेक्शन कमीशन उस दौर के अगर अधिकारियों को परखना आप शुरू कीजिएगा तो आपको यह भी जानकर हैरत होगी, टीएन शेषन के वक्त के जो भी अधिकारी आपको कहीं भी मिल जाएं, उसमें से 2 अधिकारी आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है, छोटे स्तर पर उस समय थे, लेकिन उनसे जब बातचीत आप कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी। वो आज भी कहते हैं कि टीएन शेषन ने एक ऐसी मोटी लकीर इस देश में खींच दी थी, जिस मोटी लकीर के ऊपर में संविधान की किताब पड़ी थी, और मौजूदा वक्त में उस संविधान की किताब के ऊपर एक ऐसी इलेक्शन की लकीर खींच दी जा रही है जिसमें संविधान दिखाई देना बंद हो गया है। ये शब्द होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड,
जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए उस वक्त के अधिकारी थे। लेकिन बहरहाल आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि जब वोटर की मौत हो जाए और मौत आपस की हिंसा से नहीं हो बल्कि जिनको चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और केंद्रीय बलों की नियुक्ति हुई है, पुलिस की नियुक्ति हुई है, ये कहने के लिए कि आपको चुनाव सही तरीके से कराने हैं और उन्हीं की गोली से अगर स्थिति बिगड़ जाए तो सवाल ये नहीं है कि उस वक्त भीड़ क्या कर रही थी। सवाल ये है कि तैनाती जो थी, आपने 8 फेज में इलेक्शन इसीलिए किया था कि साफ सुथरा चुनाव होगा। कंपनियों की तैनाती 100-200 नहीं है, हर फेज में 700 से 800 कंपनियां, केंद्रीय बलों की तैनाती है, 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है और सीटें 35-40 इतनी ही सीट पर वोटिंग हो रही है हर फेज में। लेकिन फिर भी अगर नहीं संभाल पाए और एक भी व्यक्ति मर जाए और इस देश में इलेक्शन कमीशन और कोई भी सत्ता उफ तक ना करे और ये कहे कि हत्या हो गई, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मौत हो गई, अभी उसके परिवार के पास कोई नहीं जाएगा, अन्यथा राजनीति उफान पर आ जाएगी। इससे शर्मनाक स्थिति इस देश के भीतर में कुछ हो नहीं सकती है। ये कैसे संभव है? लोगों के जरिए बनाए गए लोकतंत्र में लोगों की मौत ही इस लोकतंत्र के लिए मायने ना रखती हो। लेकिन बहरहाल आज महात्मा गांधी का दिन है। महात्मा गांधी को याद कीजिए और वाकई सोचना शुरू कीजिए, आखिरी रास्ता महात्मा गांधी का क्यों इस देश में बन जाता है। चाहे वो इमरजेंसी के वक्त का मौका आया हो, चाहे मौजूदा वक्त में ये मौका आया हो, इन दोनों परिस्थितियों के बीच खड़े होकर अगर आप महसूस करना शुरू करेंगे तो मौजूदा सत्ता कहेगी हमने इमरजेंसी नहीं लगाई है, संविधान देश में लागू है, यानी हम इंदिरा गांधी से अच्छे हैं। इंदिरा गांधी से बुरे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आप हमें कटघरे में खड़ा कीजिएगा। कमाल की सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।